Hello students, this is Divya Soni. Welcome to my channel. In today's video, we will study about the Coulomb's law and vector form, and we will also study that what is the need to represent that Coulomb's law in terms of what? In terms of vectors. Okay, so इस chapter के जितने भी इस topic से पहले के जितने भी topics है वो सारे टॉपिक्स हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिस Coulomb's law in vector form. So we will continue with this. See, if we talk about that, there are the two charges. Suppose आपको यहाँ पे charge Q1 देख के रखा है. There are the two charges. Suppose this one is charge Q1 and this one is charge Q2. This both the charges are separated by r distance. ये दोनों charges कितनी distance से separated है? They are separated by r distance. And now I am asking what is the electrostatic force or what is the force between both of these charges? So you will easily answer that by according to Coulomb's law, it is F is equals to what? F is equals to K Q1 Q2 upon what? Upon R square. This much is the force act between दिस टू चार्जेस. अब देखो यहाँ पे अगर K की बात करेंगे तो K क्या है? देखो K होता है 1/4π/0 and this Q1 Q2 upon R square will remain as it is. Now this epsilon naught is what? It is the permittivity of free space, vacuum और एयर. ओके, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज द परमिटिविटी. आपको प्रीवियस वीडियो में बताया लाइक परमिटिविटी क्या होती है. परमिटिविटी इज हाउ मच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासेस थ्रू अ सर्टेन एरिया. किसी पर्टिकुलर एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती है? पास ऑन हो सकती है. वो क्या देता है हमें? उसकी परमिटिविटी देता है. ओके, so see, if we talk about this force, then this force is what? It is a electrostatic force. या फिर आप इसे क्या बोलोगे? इट इज अ Coulomb's force. या फिर हम और इसे क्या बोल सकते हैं? that it is the electrical force. Why it is called electrical force? because charges के बीच में लग रहा है, electrons के बीच में लग रहा है. that's why it is known as electrostatic. electric और electrostatic में आपको बताया electrons जो कि stationary या rest पे रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे? दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. वॉट एवर सपोज लाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है, उसके बेसिस पे ये क्या होता है? उसके बेसिस पे अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगता है. तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस फोर्स की बात करूँ तो ये फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी. एंड इफ दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो देयर मस्ट बी अ रीजन to represent. See, this force is what? It is a vector quantity and Coulomb's law also gives what? It also gives a force, and that force is a vector quantity. So we have to represent that Coulomb's law in terms of what? In terms of vectors. ओके, इस फोर्स को हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड में, वेक्टर के फॉर्म में लाना पड़ेगा. सो वी विल स्टार्ट विद दिस. आपको पता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म. आपको पता है कि अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं चार्जेस की बात करूं, तो चार्जेस, सपोज चार्जेस आपके कहाँ रखे हैं? एयर में रखे हैं, है ना? हवा में रखे हुए आपके दो चार्जेस, और वो दोनों सर्टेन डिस्टेंस, बोथ द चार्जेस आर अ पॉइंट चार्जेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. एंड नाउ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम? तो F is equals to that is K Q1 Q2 upon R square. And that force is what? It is a vector quantity. और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा क्या देती है? वेक्टर्स आर what? Which gives both things. What are that things? It will give magnitude also, it will give direction also. वो हमें magnitude भी दे और direction भी दे. तो उस डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे? जब ये डेरिवेशन को करेंगे तो वहाँ पे इनिशियल कंसिडरेशन हम ये करेंगे कि हम एक 3 डायमेंशन क्या रहते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं? हमारे दो चार्जेस को कैप्ट कर देते हैं, हम दो चार्जेस को रख देते हैं. ओके, तो देखते हैं. चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ. ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में बताई गई है, तो अभी एक्सप्लेन करने से, अभी खाली सिर्फ रिवीजन के लिए एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बाद में काम आएगी आज की वीडियो में. ओके, चलिए Coulomb's law इन वेक्टर फॉर्म हम इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए हमने क्या लिए? दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. इट इज अ 3D. दिस इज अ 3 axis. Suppose it will be your x, this is your y, and this will be your z.
Now the two charges, suppose this one is charge Q1 and this one is charge Q2. This both the charges are kept in xy plane. ये दोनों charges कहाँ रखे? xy plane में रखे. हमने माना this will be your origin. ओरिजिन से लेके चार्ज Q1 तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया दिस इज R1, है ना. आपको पता होना चाहिए लाइक 11th क्लास के 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन में आपने पढ़ा होगा R1 इज व्हाट? इट इज अ पोजीशन वेक्टर व्हिच गिव्स द व्हाट इज दैट पोजीशन वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ सर्टेन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें किसी की पोजीशन दे वो क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर. अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया दिस इज योर R2. Okay, this position vector is R2. Up to Q2 it is R2 and up to Q1 the position vector is R1. ठीक है. अब मुझे बताना, अगर दो पॉइंट के बीच की पोजीशन बतानी हो, दो पॉइंट के बीच का आपको वेक्टर्स के फॉर्म में बताना हो तो वो क्या रहता है? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो ये Q1 और Q2 के बीच की जो रहेगी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सी दिस टू चार्जेस आर ऑफ सेम. हमने दोनों चार्जेस कैसे लिए? सेम मैग्नीट्यूड के लिए. दिस इज Q1, दिस इज Q2, बोथ आर पॉजिटिव इन नेचर. दोनों क्या है? पॉजिटिव में. तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. नो डाउट बोथ विल रिपेल ईच अदर. दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो देखो यहाँ पे समझना, इस Q1 पे फोर्स लगाएगा कौन? Q2. Q2 क्या बोलेगा? उसे अपने से दूर फेंकेगा. तो द फोर्स एक्ट ऑन Q1 ड्यू टू Q2 विल बी ऑन दिस साइड. बिल्कुल. एंड दिस विल बी इज योर F12. क्या रहेगा ये आपका? F12. F12 इज व्हाट? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. F12 इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2. Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 के कारण. अब देखो मैं किसकी बात करूं? सपोज Q2 की बात करूं तो Q2 पे Q1 क्या करेगा? बिल्कुल सेम नेचर में, तो वो उसे भी क्या करेगा? रिपेल करेगा. तो रिपेल इस पे लगने वाला फोर्स कहाँ होगा? इस साइड होगा. तो फोर्स 2 पे लग रहा है. कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है. तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1 दैट इज F21. एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग अभी आगे देखते हैं. दैट व्हाट इज द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू F12 और अकॉर्डिंग टू F21. गॉट इट? इतना समझ में आएगा? बिल्कुल. तो यहाँ पे लिख देते हैं. देखिए F21 इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. ओके, दिस इज द F21. अब देखो किसकी बात करते हैं? नाउ हम डिस्टेंस की बात करते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. ठीक है. तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जब हम F12 निकालेंगे तो F12 निकालने के लिए जिस टाइम आप डिस्प्लेसमेंट फैक्टर लोगे वो इस साइड लोगे, है ना. और वो इस साइड का डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, आई थिंक आई विल चेंज इन जब आप F12 निकालोगे तो F12 निकालने के टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर लोगे वो किस साइड में लोगे? वो आप इस तरफ लोगे. किस तरफ? इस तरफ लेंगे, है ना. क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में भी क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा. तो देखो इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये यहाँ से अगर देखें तो R2 से कहाँ की बात हो रही है? R1 की बात हो रही है. तो इट इज फ्रॉम R21. इस साइड किस तरफ होगा? R21 में होगा. और अगर मैं F21 के लिए देखूं तो F21 का फोर्स कहाँ लग रहा है? इस साइड लग रहा है. और इसलिए इसके कारण इधर जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर लगेगा वो यहाँ से यहाँ जाना है. तो R1 से कहाँ पे? R2 पे. तो इसे किस तरह से लिखेंगे? R12. इतना समझ में आया? आई थिंक ये चीजें क्लियर हुई होगी. सी अब किसकी बात करते हैं? नाउ वी टॉक अबाउट दैट R12 और R21 वेक्टर्स है. इन दोनों वेक्टर्स को ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. तो इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे सिंप्लीफाई कर चुके हैं आपको पता है. आपने इसे देखा होगा 11th क्लास में. R21 को हम लोग लिखते हैं इट इज R1 माइनस R2. वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2. और सेम एज इट इज R12 को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? इट इज वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1. ओके, ठीक है. सो अब तक हमने कितना देखा? आई विल रिपीट इट अगेन. द टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन XY Z एक्सिस. तीनों जिसमें से XY प्लेन में रखे हुए दो चार्जेस क्या रखे हैं? हमारे Q1 और Q2 है.
Q1 का कितना पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 का कितना पोजीशन वेक्टर है R2। Q1 पे Q2 फोर्स लगा रहा है इस तरफ जो कि F12 है, Q2 पे Q1 फोर्स लगा रहा है जो कि इस तरफ है, दैट इज द F21. Now same as it is the position vector on this side of force, it is R21, and on this side of force it is R12. Now we will calculate that what is the actual amount of that force, ना वो force कितना निकल के आता है। जैसे अगर आप नॉर्मल फॉर्म में देखोगे तो आपने देखा है लाइक F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना निकाल के रखा है। तो वेक्टर फॉर्म्स में सी हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं, वी विल फाइंड इट F, हम किसकी बात करते हैं, हम F12 की बात करते हैं, ठीक है। तो F12 के लिए देखना क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल फॉर्म K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ दिस इज द Q1 Q2 एंड हम F12 निकाल रहे हैं। तो इस साइड के लिए इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट मे बी R21 और इट मे बी R12, लेकिन मुझे देखना है कि इन दोनों में से लेना कौन सी है। तो जब आप जिस साइड का फोर्स निकाल रहे हो उसी साइड की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को लेके चलो। तो इस साइड क्या लग रहा है, इट इज R21, तो पुट इट लाइक R21 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट इज R21। R21 इज व्हाट, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इट इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द चार्जेस एंड उसका स्क्वायर, ठीक है। नाउ मैं किसकी बात करूं, वेक्टर की बात कर रही हूँ। तो वेक्टर में नो डाउट क्या होता है, डायरेक्शन होगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, वेक्टर्स हमेशा अपने साथ डायरेक्शन लेके आते हैं। तो अगर आपसे F12 फोर्स की डायरेक्शन पूछे तो F12 फोर्स इस तरफ लग रहा है, उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट वेक्टर के लिए आपने पढ़ा है, जैसे कि अगर मैं किसकी बात करूं, सी व्हाट इज दिस, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ कैप ओवर अ सर्टेन सिंबल then this is what, it is a unit vector, and इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेक्टर ऑफ n अपॉन मॉड ऑफ n, वॉट एवर इट मे बी योर वेक्टर, आपका वेक्टर किसी भी तरह का हो सकता है ना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज ऑलवेज विल बी इक्वल्स टू n। तब यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम लोग लिख लेते हैं इट इज R21 cap, this is the unit vector and this is the direction of force acting on 1 due to 2, ठीक है। अब देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने बताया, क्या बताया आपको, दिस कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन ये, तो सीधा सिंपल हम लोग फॉर्मूला रख देते हैं, F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दिस विल बी व्हाट, R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21, गॉट इट, ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सेम एज इट इज। देखिए इसके आगे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा, R21 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, R21 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय R1 माइनस R2, तो F12 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ओके, put the magnitude का sign and this is what, it is R21 again what, vector, तो R21 को भी खोल देते हैं तो it will be R1 minus R2, ओके, और ये भी क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज R1 माइनस R2। यहाँ देखो मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे R1 माइनस R2 का, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Q, तो K Q1 Q2 अपॉन mod of R1 minus R2 का whole cube, and this will be your R1 vector minus R2 vector. This much is the amount of force. If you want to represent K in terms of epsilon naught, you can easily, मैं एक काम करती हूँ इसके आगे ही लिख देती हूँ, see the force will be F12 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R1 minus R2 का whole cube, and this will be your vector R1 minus R2. This much amount is the force acting on 1 due to 2, है ना, this much amount is the force acting on Q1 due to Q2, Q1 पे लगने वाला फोर्स किसके कारण, Q2 के कारण कितना होगा, इतना होगा। अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, अगर आप वेक्टर्स की बात कर रहे हो, वेक्टर फॉर्म भी जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दैट रिप्रेजेंटेड कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको इतना डेरिवेशन करना पड़ेगा, सेम एज इट इज आप F21 भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। F21 कितना हो जाएगा आपका, देखो
F21 is equals to what? 1/4 pi epsilon naught as it is रहेगा. दिस विल बी योर Q1 Q2, है ना. बस डिफरेंस क्या आएगा, जब आप किसकी बात करेंगे F21 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12 आ जाएगा, R12 का स्क्वायर. तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिख दे रही हूँ, आपका आंसर ये आएगा R2 vector minus R1 vector. This is what it is, the force acting on Q2 due to Q1. Okay, and this is what it is, the force acting on Q1 due to Q2. Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 के कारण और Q2 पे लगने वाला फोर्स Q1 के कारण इतना होगा. This is about the Coulomb's law in vector form. I'll repeat. सिर्फ मैं डायग्राम को एक बार रिपीट कर देती हूँ. डायग्राम अगर आपको इजीली समझ में आ गया तो सारी चीजें इजीली कैचअप हो जाएगी. दैट हाउ यू रिप्रेजेंट दैट R21 in terms of R1 minus R2 and how you represent R12 in terms of R2 minus R1, है ना. तो कुछ नहीं है, देखो दो चार्जेस को आप XYZ प्लेन पे रखो, जिसमें से भी XY प्लेन पे रखा है. R1 है पोजीशन वेक्टर, या हम बोल सकते हैं R1 क्या है, R1 is the distance between origin to Q1 charge, same as it is R2 is the distance between origin to Q2 charge. फोर्स एक पे इस तरफ लग रहा है, क्यों इस तरफ लग रहा है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन. दूसरे पे इस तरफ लग रहा है, क्यों इस तरफ लग रहा है, बिकॉज ऑफ अगेन रिपल्शन. अब अगर R21 की बात करें तो इस साइड के लिए हम R21 लेंगे, इधर से जा रहे हैं तो दिस विल बी R12, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे नॉर्मल दैट कूलम्स लॉ वाले फॉर्मूले को लगा देंगे. सो दिस इज अबाउट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. आई होप ये समझ में आया होगा. इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स लाइक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियोस. If you like my video, please share and subscribe it. Thank you for watching.